इस सेशन में सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमें संसद क्यों चाहिए, इसका यह दूसरा भाग। और यहाँ हम पढ़ेंगे हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। और इस अध्याय में हम जो पढ़ने जा रहे हैं निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचार होते हैं, इसको हम आपसी जो संबंध होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यही कुछ तत्व होते हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। और पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि हमको संसद के कुछ दोष होते हैं, संसद के कुछ गुण होते हैं और संसद कैसे बनती है इसके भी हम जानकारी ले चुके हैं। आज हम यहाँ देखेंगे लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान का कुछ संबंध है, लोग और उनके प्रतिनिधि, संसद का जो कार्य होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, और सदस्यत्व के लिए कुछ अनिवार्य योग्यता होती है जो जब जैसे मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्यत्व बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यता होती है, उसका हम जिक्र करेंगे यहाँ। पहले हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो सिस्टम होती है वो किस तरह बनी है। हम देखते हैं कि यहाँ एक हाउस है, पार्लियामेंट दो हिस्से होते हैं। एक है राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं या वरिष्ठ सदन बोलते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा जिसको हम कनिष्ठ सभागृह कहते हैं। तो ये हो गए पार्लियामेंट के दो सदन। और इनकी जो सदस्य संख्या है वो देखिए, इसमें 250 मेंबर हो सकते हैं, नॉट मोर देन मतलब 250 के ऊपर नहीं हो सकते, और इसमें 545 तक हो सकते हैं, नॉट मोर देन 545। अभी देखिए इसमें स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि राज्यसभा की हम बात करते हैं कि यहाँ 250 मेंबर हो सकते हैं, और उसमें से 12 जो लोग होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, वो विभिन्न क्षेत्र से प्रसिद्ध लोग, विभिन्न क्षेत्र में अपनी अतुलनीय कामगिरी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट राज्यसभा में कर सकते हैं। कितने? 12 लोगों की। और बाकी जो होते हैं 248, ये 248 लोग जो होते हैं ये स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं इस राज्यसभा में। तो इस तरह से कितने हो गए? 248 प्लस 12, तो ये हो गए 250 मेंबर्स। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोकसभा, इसमें 545 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इसमें से नॉट मोर देन 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों द्वारा जो नियुक्त हो जाएंगे वो कितने होंगे? 530, इसके ऊपर नहीं। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद में जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन एंग्लो इंडियन के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, और यूनियन टेरिटरीज के जो सदस्य होते हैं वह नॉट मोर देन 13 मतलब 13 के ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गए सदस्य संख्या जो पार्लियामेंट के 2 सदन है इसमें बताई गई है। अगला मुद्दा हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा इनमें कुछ तो फर्क है, और इसीलिए इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये पहला फर्क है, प्रत्यक्ष रूप से और ये अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है 552, और उसमें से 2 मेंबर्स होते मैक्सिमम। देखिए लोकसभा की जो मैक्सिमम लोग सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, और उसमें से 2 मेंबर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा नामित किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व करके। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकते हैं, और उसमें से 12 जो लोग होते हैं वो विभिन्न विभाग से, विभिन्न क्षेत्र से जो प्रसिद्ध होते हैं या अतुलनीय बेजोड़ कामगिरी करने वाले जो लोग होते हैं उनको नामित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। जो 12 लोग होते हैं वो राज्यसभा में नामित किए जा सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 साल होता है, और
समय समाप्त होने के पहले, कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो सतत सदन है या वो स्थायी सदन है, क्योंकि इस सदन को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस है। लेकिन हर 2 साल में वन थर्ड मेंबर्स, एक तृतीयांश मेंबर सदस्य जो होते हैं हर 2 साल के बाद निवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही सदस्य उनके जगह पर नए रूप से नियुक्त किए जाते हैं। और इसीलिए इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट हाउस है। और इसीलिए जब 250 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 250 मेंबर्स होते हैं, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स निवृत्त होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 250 की संख्या को अगर हम देखेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हर मेंबर को 6 साल का अवधि मिलता है। मतलब क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल हो सकता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो टेन्योर है वो कैन नॉट डिसॉल्व, मतलब उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, ये परमानेंट हाउस है। तो ये हो गए लोकसभा में और राज्यसभा में फर्क। अगला मुद्दा है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि इस आज़ादी को पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए, और इस संघर्ष में समाज के विभिन्न तबकों के लोगों ने हिस्सेदारी ली थी, और इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। अलग अलग पृष्ठभूमि थी उनकी। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे, और औपनिवेशिक शासनकाल में लोग भयभीत रहते थे, क्योंकि अत्याचार और जुल्म का ही बोलबाला रहता था। सरकार के बहुत सारे फैसले लोगों को पसंद नहीं थे, लोग उससे असहमत रहते थे, फिर भी उनको उनका पालन करना पड़ता था। अगर वो फैसले की अगर आलोचना करते थे, उनको भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज़ाद भारत में लोगों को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लोग अपने हितों की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त हमने क्या सोचा था, जैसे राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे थे उस वक्त, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और उन्होंने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी। और उसके बाद 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, तो कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, लेकिन उसमें भी वयस्कों को ना वोट डालने का अधिकार था और ना ही निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार था। तो ये भी कुछ काम का नहीं था, कुछ महत्व का नहीं था, लेकिन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मंजूरी दे दी, यही बहुत कुछ हो गया था। अगला मुद्दा है लोग और उनके प्रतिनिधि। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि वह सहमति का विचार लेकर चलते हैं, और इसीलिए सहमति का विचार जो होता है लोकतंत्र का एक प्रस्थान बिंदु होता है। और सहमति का मतलब होता है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, तभी वो सहमति बन सकती है, तभी वह लोकतांत्रिक बन सकती है। और लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। और इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जो होती है वो नागरिकों को पसंद होनी चाहिए। और लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाते हैं। जैसे मतलब विभिन्न पार्टियां होती है, जैसे 545 सीट होती है, मैक्सिमम 552 हो सकती है। तो 545 में से जिस पार्टी को
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, मतलब 272 सीटें जरूरी है, और जिस पार्टी को 272 से ऊपर मिलती है तो उस समूह को सरकार बनाने का मौका मिलता है। और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को हम बोलते हैं संसद। जो 545 या हम जिनको चुन के देते हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, उनको बोलते हैं हम संसद। और संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है, और इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था चलती है। संसद की अगर हम बात करते हैं, संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। जैसे इसके पहले हम संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषता देख चुकी है, और लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ये भी हमने बात कर चुके हैं। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले जो लोग होते हैं आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और इसीलिए उनके चुनाव के जो प्रतीक होते हैं, चुनाव प्रतीक जो अलग अलग होते हैं। और जब ये इनका चुनाव हो जाता है तो ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। और इन सांसदों से मिलकर ही वह पार्लियामेंट बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय संसद। अभी हम थोड़ा सा यहाँ नज़र डालते हैं कि 2019 के जो आम चुनाव हो गए थे, ये आम चुनाव का रिजल्ट है कि जैसे बीजेपी को 303 मिली है। जैसे मतलब 500 अगर 45 सीटें होती है, ठीक है, 545, तो अपने को चाहिए 272 सीटें चाहिए, और बीजेपी को 303 मिले थे, और अदर एनडीए को 47 मिले थे, मतलब ये उनका गठबंधन हो गया था। कांग्रेस को 52 मिले थे, और उनका जो गठबंधन था उनको 33 मिले थे, और अदर्स को 108 मिले थे। तो स्पष्ट है कि 303 प्लस 47, मतलब ये गठबंधन सरकार है। 303 अकेले बीजेपी को मिले थे, और 47 जो सीटें हैं वो उनके जो सहयोगी पार्टियाँ हैं उनको मिली थी, और इसीलिए ये पूरी सीटें मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सरकार चल रही है। तो संसद का एक पहला कार्य होता है कि हम एक करके 2-3 कार्य हम देखेंगे यहाँ। संसद का जो पहला कार्य होता है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, हमने एक डायग्राम में देख चुके हैं, जैसे मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सदस्य होते हैं, वो पता चलता है। और यदि और जिसको बहुमत मिलता है उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि उसके पास कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए। और संसद में बहुमत प्राप्त हो जाने के बाद जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहेंगे। मतलब 272 जिनको प्राप्त हो जाएंगे वो सत्ताधारी पक्ष बन गए, मतलब उनको सत्ता बन जाती है उनकी। और जो बचे हुए जो लोग होते हैं, या इनका विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, उनको विपक्षी दल कहेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव हो जाता है। कार्यपालिका हम जिसके बोलते हैं, कार्यपालिका जैसे मतलब अभी आप देखिए कि 272 जिसको मिल गई उसकी सरकार बन गई है। अभी ये 272 में से 72 लोग मंत्री बन जाएंगे, यही कार्यपालिका बन गई है। और इसीलिए कार्यपालिका चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसको हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहेंगे। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम मन में यही सोचते हैं कि वह कार्यपालिका होती है। सरकार का मतलब कौन होती है? कार्यपालिका का मतलब वह सरकार। प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी पक्ष का एक मुखिया होता है, सत्ताधारी दल का एक मुखिया होता है। और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जिसको हम कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं, या अन्य प्रकार भी स्टेट मिनिस्टर भी, तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है उनके पास। और यह सभी मंत्री मिलकर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। ये कार्यपालिका काम है। तो उनका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री ये सत्तारूढ़ दल का एक नेता होता है। आगे हम देखते हैं थोड़ी सी एडिशनल जानकारी कि जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ अनिवार्य
योग्यता भी होती है वो क्या है देखिए। पहली बात है, लोकसभा का जो सदस्य बनना चाहता है वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र की सीमा है 25 साल पूरे होने चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल पूरे होने चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी लाभ प्राप्त पद नहीं होना चाहिए उसके पास। यहाँ भी वो भी कोई गवर्नमेंट से सैलरी प्राप्त करने वाले कोई भी जॉब उसको नहीं होना चाहिए। शुड नॉट अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही लागू है, वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्य नागरिक नहीं चलेंगे। और वह मानसिक रूप से चुस्त होना चाहिए, यहाँ भी वो मेंटली साउंड होना चाहिए, और वह दिवाळखोर नहीं होना चाहिए, वो कर्जबाजारी नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ लागू होता है। और उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक केसेस नहीं होने चाहिए, उसके यहाँ भी उसके ऊपर कोई भी आपराधिक केसेस या आपराधिक कोर्ट में मैटर नहीं चलना चाहिए। तो ये हो गए लोकसभा और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यता, इसको समझने की कोशिश करें। तो इस तरह हम देख चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, और इसी के साथ हम यही रुकते हैं, और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।